नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशूल शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारत की तैयारी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सख्त चेतावनी के बाद पड़ोसी देश ने एहतियातन कदम उठाते हुए अपने कई हवाई मार्ग बंद कर दिए हैं। इस्लामाबाद ने 28 और 29 अक्टूबर के लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, क्योंकि भारत राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर से सटे इलाके में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। यह अभ्यास अब तक के वर्षों में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, जिसमें तीनों सेनाओं के करीब 30,000 जवान शामिल हो रहे हैं। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलने वाले इस एक्सरसाइज त्रिशूल से पाकिस्तान के दिल में घबराहट है, उसके दिल में दहशत है। एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद चर्चा की शुरुआत। पाक की सरहद पर भारत का त्रिशूल। भारत के त्रिशूल से कांप उठा पाकिस्तान। दहशत में पाकिस्तान, बंद कर दी उड़ान। भारत के सैन्य अभ्यास त्रिशूल से दुश्मन पाकिस्तान की हवा टाइट हो चुकी है। जब उसे पता चला कि भारत सर क्रीक के पास बॉर्डर पर सैन्य अभ्यास करने जा रहा है, तब से उसकी हालत पतली हो चुकी है। वो खौफ के साए में है। उसके निजाम और आर्मी चीफ के दिल में दहशत है। वो घबरा रहा है कि कहीं भारत का त्रिशूल उसकी छाती पर न गड़ जाए। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशूल शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारत की तैयारी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सख्त चेतावनी के बाद पड़ोसी देश ने एहतियातन कदम उठाते हुए अपने कई हवाई मार्ग बंद कर दिए हैं। इस्लामाबाद ने 28 और 29 अक्टूबर के लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। साफ है कि उससे भारत की सैन्य ताकत का डर सता रहा है। राजनाथ सिंह ने हाल ही में भुज एयरबेस पर कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक के क्षेत्र में कोई हरकत की तो ऐसा जवाब मिलेगा जो पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा। ये युद्ध अभ्यास सरक्रीक के पास यानी पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाके में होगा। रक्षा विश्लेषक डेमियन साइमोन ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया कि इस अभ्यास का दायरा 28,000 फीट ऊंचाई तक फैला होगा, जो हाल के वर्षों में सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक है। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 12 दिन तक अब तक का ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना के 30,000 जवान थार में संयुक्त अभ्यास करेंगे। अभ्यास की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी, जो 10 नवंबर तक चलेगी। इस युद्धाभ्यास के दौरान सीमा के कुछ क्षेत्र में कमर्शियल फ्लाइट्स के मार्ग में बदलाव भी हो सकता है। एक्सरसाइज जैसलमेर के इलाके से लेकर गुजरात के सरक्रीक इलाके तक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर एजीबी जैनी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ेंगे, और इसके अलावा फिलहाल हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व अधिकारी आईएएफ। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड इवनिंग। सर, ये जो सैन्य अभ्यास हो रहा है अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है, और उससे पहले पाकिस्तान के बढ़ते कदम क्या बता रहे हैं? भारत की तैयारी निश्चित तौर पर काफी अच्छी है, और शायद यही बात पाकिस्तान को डरा रही है, क्योंकि वो जानता है कि भारत किस तरह से अपनी सेना को तैयार कर रहा है और किस तरह से फोकस्ड है अपने रक्षा क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत करने पर। जी हाँ खुशबू जी, बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो रही है। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है भारत की सीमा पर, जो कि गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर्स पे लगती है। तो जैसे रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पर सर क्रीक है, वो इस बार का मुख्य पॉइंट ऑफ एम्फेसिस रहेगा। इस एक्सरसाइज के दौरान वहाँ पर हमारी जो आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है, उसका भी जमावड़ा रहेगा। अगर हम याद करें तो अभी कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री जी गए थे और सरक्रीक को उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मुद्दा बताते हुए उन्होंने कहा था कि शायद कराची का रास्ता जो है वो सरक्रीक से ही जाएगा। तो इससे पाकिस्तान में काफ़ी खलबली मच गई थी
और अब भारत जब एक्सरसाइज त्रिशूल कर रहा है, तो सर्क क्रीक में हमारी जो फौज की जमावड़ा है, उसको देखकर पाकिस्तान के जनरल्स और एयर मार्शल्स डरे हुए हैं। इतने खौफ में हैं वो कि कल से वो अपने यहाँ पर एक खास एयर डिफेंस तैयारियां कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने भी अपने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को डिक्लेयर कर दिया है कि वहां पर भी वो एयर स्पेस को कंट्रोल करेंगे। यानी उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि एक्सरसाइज त्रिशूल करते करते भारत की फौज पश्चिम की तरफ मुड़ जाए और पाकिस्तान की तरफ कूच कर दे। वहाँ पर पाकिस्तान का कराची शहर है, बहुत बड़ा छावनी है, बहुत बड़ा नेवी का बेस है। लेकिन खुशबू जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने इस एक्सरसाइज की जानकारी बहुत पहले ही डीजीएमओ लेवल पर पाकिस्तान को दे दी थी, ताकि इस एक्सरसाइज के दौरान ऐसा ना हो कि हमारे हवाई जहाज वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए उड़े एक्सरसाइज में और पाकिस्तान उसको युद्ध समझ के अपनी मिसाइलें हमारे हवाई जहाज के ऊपर लॉन्च कर दे। तो पाकिस्तान को असल में इतना डरना नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल वो काफी खौफ में है। जी जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अच्छा सर, अगर हम इस पूरे अभ्यास को देखें तो भारत के लिए तो ये नॉर्मल है, क्योंकि भारत तो इस तरह के सैन्य अभ्यास करते रहता है, कई बार तो कई देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होता है। उसके बाद पाकिस्तान का ये डर मतलब क्या बताता है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हलचल है वो काफी तेज हो गई है, भारत की हर एक्टिविटी से पाकिस्तान को डर लगने लगा है? जी हाँ खुशबू जी, हमने पाकिस्तान को बार बार कहा है कि अब नए भारत के सामने पाकिस्तान को डरने की कोई वजह नहीं है। अगर पाकिस्तान भारत में कोई आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम नहीं देता है और उसकी आर्मी पाकिस्तान के अंदर ही रहती है, तो भारत को उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये हिंदी में भी एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब पाकिस्तान को लगता है कि पता नहीं हिंदुस्तान क्या कर देगा। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के एक्सरसाइज हर साल या हर 2 साल में होते रहते हैं, जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज करती है। तो ये जहां तक पाकिस्तान कंसर्न है, उनको पता होना चाहिए कि एक रूटीन एक्सरसाइज है। सबसे बड़ी बात है कि एक्सरसाइज में हमारी ग्राउंड डिप्लॉयमेंट क्या होगी, कि ठीक है हमारे 20 टैंक यहाँ रहेंगे, हमारे 100 टैंक वहाँ रहेंगे, हमारे 40 तोपें यहाँ रहेंगी, 2 फाइटर स्क्वाड यहाँ पे हम रखेंगे। उसका एक अंदेशा डीजीएमओ टू डीजीएमओ लेवल जो टेलीफोनिक लिंक है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत, उसमें हम दे देते हैं अंदाजा पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं उनको पता होना चाहिए कि ये एक रूटीन एक्सरसाइज है। इसका मकसद है भारत की जो तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन और जॉइंटमैनशिप को बढ़ावा देना। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एयरफोर्स के पास हमारे वायरलेस सेट हैं, आर्मी के पास उनके वायरलेस सेट हैं, नेवी के पास उनके वायरलेस सेट हैं। कोई वायरलेस सेट जो है वो इंपोर्टेड है, कोई देश में बना है। कोई वायरलेस सेट HF यानी हाई फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है, कोई वायरलेस सेट VHF यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में काम करता है, कोई वायरलेस सेट जो है वो UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में काम करता है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी को कैसे मैच किया जाए और कोऑर्डिनेट किया जाए, ताकि जब उभय पक्ष को एक दूसरे से बात करनी, अगर आर्मी के कमांडर को नेवी के कमांडर से बात करनी है तो क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो ऐसी जो छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन होती है, मेल मिलाप होना चाहिए, उसको दुरुस्त करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज हर साल या हर 2 साल में एक बार की जाती है। इस एक्सरसाइज का मतलब कतई पाकिस्तान को खौफ में डालना नहीं होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो सर त्रिशूल है, इसके बारे में मैं पढ़ रही थी कि सेना के जो 20,000 से ज्यादा सैनिक, टैंक, तोप, मिसाइल, हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और वायुसेना महागुजरात नाम से हाई टेम्पो ऑपरेशन भी चलाने वाली है।
कुल मिलाकर ये ऑपरेशन सर अगर देखा जाए जिसकी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, ये कितना ज्यादा अलग होने वाला है, इसमें क्या चीजें एड ऑन होने वाली है और भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है सर इस मौके पर, जबकि अगर हम देखें तो साउथ एशिया में जो सर्कमस्टेंसेस है वो कई देशों के बदले हैं, भारत के पड़ोसी देशों के साथ बदले हैं, चाहे आप बांग्लादेश को देख लें, नेपाल के साथ देख लें, पाकिस्तान के साथ हम देख लें, चाइना के साथ देख लें, रशिया के साथ हमारी चीजें बेहतर हुई, अमेरिका के साथ थोड़ा सा डाउन गया है, तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो काफी बदली हैं। तो ऐसे में सर इस तरह का ऑपरेशन कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है? हाँ खुशबू जी, इस बार जो एक्सरसाइज हो रहा है त्रिशूल, इसमें कुछ नए आयाम भी जोड़ दिए गए हैं। एक तो इस बार ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। भविष्य में अगर कभी युद्ध हुआ तो उसमें ड्रोन का जो युद्ध होगा उसकी एक खास अहमियत होगी। तो अभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो ड्रोन है उनका इंट्रोडक्शन हो गया है बटालियन लेवल पर, ब्रिगेड लेवल पर, डिवीजन और कोर लेवल पर। एयरफोर्स में भी ड्रोन बड़ी तादाद में ज्वाइन कर रहे हैं। तो होता यह है कि तीनों सर्विसेज को अपनी अपनी ड्रोन का इस्तेमाल वो फिलॉसफी डेवलप करनी पड़ती है कि ऐसा टारगेट होगा जो कि 50 किलोमीटर दूर है तो आर्मी का ड्रोन इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसा टारगेट है जो कि 200 किलोमीटर दूर है तो एयरफोर्स का ड्रोन इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा ना हो कि एक ही तरह के टारगेट के लिए आर्मी भी चल पड़े और एयरफोर्स भी चल पड़े। तो तीनों सेनाओं के बीच में ड्रोन वॉरफेयर का कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में काफी एम्फेसिस है इस बार। एक और चीज है कि पहली बार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कमांडर्स के पास सारी इनपुट और सारे जितने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं वो कंप्यूटर पे आएंगी और कमांडर जो है वो एआई का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन निकालेगा। तो ये भारत की हमारी फौज में अभी तक एआई का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही शुरुआती कदम पर है। तो हमें करीबन 5 साल या हो सकता है 10 साल लग जाएंगे कि एआई पूरी तरह से मैच्योर होकर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इंटीग्रेट हो। तो ये शुरुआती कदम है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट वहां पोजीशन किए गए हैं, इसरो के साइंटिस्ट भी पोजीशन किए गए हैं। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, इसरो के साइंटिस्ट से याद आया, इस एक्सरसाइज के दौरान अंतरिक्ष में जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, देखिए इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो सैटेलाइट इस्तेमाल करती है वो डुअल पर्पस होते हैं। इसरो उनको सिविलियन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करता है और नेवी क्या करती है, अरब सागर के ऊपर उड़ रहा है, हिंद महासागर के ऊपर सैटेलाइट है तो उसको नेवी यूज कर लेती है, और तिब्बत के ऊपर उड़ रहा है तो इसरो का सैटेलाइट तो आर्मी उसको तिब्बत के ऊपर नजर रखने के लिए कर लेती है, और एलओसी के ऊपर है या पाकिस्तान बॉर्डर पर सैटेलाइट है तो एयरफोर्स उसका पाकिस्तान की उस तरफ जो एयरफोर्स के टारगेट हैं उस पर नजर रखने के लिए करती है। तो इसरो के साइंटिस्ट भी पोजीशनड हो गए हैं जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस को सैटेलाइट इनपुट देंगे एक्सरसाइज के दौरान। तो ये जरूरी नहीं है कि हम सैटेलाइट इनपुट सिर्फ पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है जरा मैं दर्शकों को बता देता हूं कि बोलेंगे भाई गुजरात मित्र देश है और राजस्थान शत्रु देश है, तो गुजरात से एयरफोर्स और आर्मी वो राजस्थान की तरफ कुछ करेंगी और राजस्थान से जो शत्रु देश है, सिमुलेटेड यानी नकली शत्रु देश, वो राजस्थान से गुजरात की तरफ कुछ करेगी। तो इसमें उभय पक्ष एक दूसरे का सैटेलाइट, एआई और ड्रोन का इस्तेमाल करेगा रिकॉग्निशंस के लिए। तो राजस्थान में जो फोर्स है समझिए रेड फोर्स, वो गुजरात में जो फोर्स है समझिए ब्लू फोर्स, उसके ऊपर ड्रोन भेज के देखेगी कि ब्लू फोर्स ने अपने कुल मिलाकर यूके देवनाथ जी जो बात आप कह रहे हैं, जो तीनों सेनाएं वो नई तकनीक और युद्ध प्रणाली जो है वो परखने वाली हैं। हमारे साथ एजीबी जैनी जी भी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सर मेरा पहला सवाल अब आपसे ये कि जो वायुसेना प्रिसीजन स्ट्राइक, एयर डिफेंस, एंटिसिपेशन और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर विशेष ध्यान देगी, बाकी दोनों सेनाएं भी जिस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज होने वाला है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सर, और जिस तरह से हम लगातार नई टेक्नोलॉजीज को अपने रक्षा तंत्र में शामिल करें, ये कितना ज्यादा जरूरी है इस वक्त में? थैंक यू खुशबू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल एंड मुझे माफ करिएगा कि मैं थोड़ा देर में ज्वाइन कर पाया। आई वाज ऑन एन रूट एंड मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो आपके और आपके दर्शकों को मेरा राम राम और जय हिंद।
देखिए, आज का जो मुद्दा है, हमारा जब से आत्मनिर्भर भारत का जब मिशन शुरू हुआ, तब से ये एक दृढ़ प्रतिज्ञा ली गई तीनों फोर्सेस ने और सरकार ने कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर करेंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन, कोई भी जो हमारे लड़ाई का साजो सामान है उसको हम कोशिश करके अपने देश में बनाएंगे। गए कुछ सालों में काफी कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। यहाँ तक कि जो चीजें हमने बनाई है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, 70-80 कंट्रीज ने ऑलरेडी वो डिमांड भेज दी है कि भाई हमको भी भेज दीजिए, हम भी ये मिसाइल लेना चाहते हैं आपसे। तो अब ये सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा कि ड्रोन वॉरफेयर हैज बिकम द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरफेयर, दैट इज स्टैंड ऑफ वॉरफेयर, जिसमें कि के आमने सामने गुत्थम गुत्था की लड़ाई नहीं होती है, लेकिन एक रिमोट कंट्रोल से लड़ाई होती है। स्टैंड ऑफ दैट मीन्स कि फौजें एकदम आमने सामने, टैंक्स एकदम आमने सामने, गन्स अपना एकदम आमने सामने नहीं आ जाते, दूर दूर से एक दूसरे के ऊपर हमला होता है, बाय मिसाइल्स, बाय एयरक्राफ्ट, बाय ड्रोन्स एंड बाय रिमोट कंट्रोल वेपनरी। अब ये नया जो कॉन्सेप्ट आ गया खुशबू अपनी वॉरफेयर में, इसका अभ्यास होना बहुत जरूरी है। ट्राई सर्विस मतलब कि हम वैसे भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम इंटीग्रेटेड कमांड्स बना रहे हैं। अभी नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड नहीं होगा, अभी इंटीग्रेटेड कमांड्स होंगे, जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जॉइंटमैनशिप में काम करेगी। सब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के, एक दूसरे की सोच समझ से दुश्मन पे हम वार करेंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे। तो इसके लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आप सीधे तो लड़ाई में जा नहीं सकते बिना अभ्यास के। अब हम जो वेस्टर्न सेक्टर में जो हमारा थ्रेट परसेप्शन है उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई कल को अगर जरूरत पड़ी तो हम किस तरीके से लड़ेंगे। जैसे कि अभी मेरे कुलीग बता रहे थे, हमारी एक रेड लैंड होती है, ब्लू लैंड होती है, एक फिक्टिशियस एनिमी होता है, एक फिक्टिशियस हमारी फौज होती है, एक फिक्टिशियस सिचुएशन बनाई जाती है, हाँ। एक सिनारियो बनाया जाता है कि ये सिनारियो अगर है तो हम किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। अब क्या है कि क्योंकि ये वेस्टर्न सेक्टर में हो रहा है खुशबू, इसलिए पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि जी आप वेस्टर्न सेक्टर में कर रहे हैं, अगर आपको अभ्यास करना है तो आप चाइनीज बॉर्डर पे क्यों नहीं करते हैं। अरे जब हमको चाइनीज बॉर्डर पे करना होगा हम कर लेंगे, अभी हम वेस्टर्न सेक्टर में हम करना चाह रहे हैं। तो इसमें दूसरे देश के ऊपर कोई हमलावर डिजाइन नहीं है, हमको कोई ऑफेंसिव डिजाइन नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन हम अपनी तैयारी रखना चाह रहे हैं। और ये जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ये बेसिकली अपनी तैयारी को मजबूत, इंटीग्रेट, कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट एंड बी रेडी टू गिव द ब्लडी चैप्स अ डैम bloody nose if they dare to raise their eyes on our country। बिल्कुल। और कुल मिलाकर ये अभ्यास दक्षिणी पश्चिमी वायुसेना कमान की रेडीनेस और कोऑर्डिनेशन को परखने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है यूके देवनाथ जी। खुशबू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भविष्य में जो भी युद्ध होगा, जमीन का युद्ध जब चलेगा तो आर्मी समझिए एक ऑफेंसिव कोर होती है, वो शत्रु के एरिया में घुसेगी। तो जमीन पर जीतना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी सीज फायर हो तो नेगोशिएटिंग टेबल पर हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो जमीन के युद्ध में जो हमारी फौज ने जीता है उसके बेसिस पे हम हमारे दुश्मन के साथ पीस टॉक, सीज फायर के टाइम बात कर सकें, नेगोशिएट कर सकें, गिव एंड टेक कर सकें, जैसा कि हमने 1965 की जंग में देखा, 1971 की जंग के बाद देखा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फौज समझिए हमारी स्ट्राइक कोर है, वो शत्रु के एरिया में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर अंदर जा रही है, तो
ऐसा एक सिस्टम डेवलप करना कि उसमें इंडियन एयरफोर्स भी हमारी आर्मी को मजबूती से सपोर्ट दे सके। तो जैसे दर्शकों को बताता हूं, हमारी एयरफोर्स हमारी आर्मी के लिए क्या करेगी युद्ध भूमि में। एक, ये कोशिश करेगी कि दुश्मन का जो एयरफोर्स है वो आके हमारी आर्मी के टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट ना कर पाए। यानी हम युद्ध भूमि के ऊपर, फौजी भाषा में हम उसको बोलते हैं टीबीए, टैक्टिकल बैटल एरिया। तो हमारी एयरफोर्स का काम होगा कि टैक्टिकल बैटल एरिया के ऊपर जो आसमान है उसमें हमारी एयरफोर्स का दबदबा हो, ताकि दुश्मन का हवाई जहाज आसानी से वहां आके जमीन पर हमारी आर्मी को ना तंग कर सके। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी, समझिए स्ट्राइक फोर्स है, दुश्मन के एरिया में 50 या 100 किलोमीटर अंदर घुस गई है और दुश्मन ने भी अपने डिफेंसिव पोजीशन अच्छी बना ली है। तो आमने सामने अगर दोनों आ रहे हैं, समझिए दुश्मन के टैंक 10 किलोमीटर दूर हैं, कुछ देर के बाद दुश्मन के टैंक 5 किलोमीटर दूर हैं, तो एयरफोर्स का काम है वहां जाके दुश्मन के टैंक को, दुश्मन के बख्तरबंद गाड़ियों को कांटेक्ट, हमारी आर्मी के कांटेक्ट में आने से पहले ही निस्तनाबूद करना। हम इसका टेक्निकल भाषा में बोलते हैं क्लोज एयर सपोर्ट। यानी जब दोनों फौजें आपस में एक दूसरे के बहुत निकट हैं, क्लोज हैं, तब जाके एयरफोर्स एयर सपोर्ट देती है हमारी आर्मी को, और दुश्मन के टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को सपोर्ट एचेलॉन, जिससे उसका राशन अम्यूनिशन आ रहा है, उनको उड़ा देना। तो इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है उसमें बहुत तरह की कोऑर्डिनेशन की दरकार पड़ती है एयरफोर्स और आर्मी के बीच में। चाहे वो कोऑर्डिनेशन बटालियन लेवल पर हो एयरफोर्स के साथ, ब्रिगेड लेवल पर हो, डिवीजन लेवल पर हो, या कोर हेडक्वार्टर लेवल पर हो। तो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। सीक्रेट नहीं बता रहा हूं, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है। तो आर्मी और एयरफोर्स के बीच में इन प्रोसीजर्स को बार बार प्रैक्टिस करके रिफाइन करना पड़ता है। इन एसओपीज को ड्राफ्ट करके अगले युद्ध, यानी अगर युद्ध हुआ तो वहां किस तरह से इन एसओपीज का इस्तेमाल करके एयरफोर्स बेहतरीन तरीके से आर्मी को सपोर्ट करेगी, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है अभी के सिनेरियो में। अच्छा एजीबी जैनी सर, देखिए जब पाकिस्तान की ये जो पाकिस्तान थोड़ा परेशान है, पाकिस्तान थोड़ा हैरान है, वो इसलिए भी है क्योंकि जब ये युद्धाभ्यास होगा तो मेक इन इंडिया वाले जो हथियार है वो भी तो रहेंगे, चाहे वो तेजस हो, पिनाका हो, ध्रुव हेलीकॉप्टर हो, या फिर K9 वज्र, और इसलिए पाकिस्तान का डरना लाजमी है। जरूरी बात है खुशबू के उनको डर इसलिए लग रहा है, हाल में ही ऑप सिंदूर में उन्होंने बहुत बुरी मार खाई है। उस मार से वो उभरे नहीं है अभी तक। भले ही वो दुनिया में जाके अपना डीगा मारे, हमने जीत लिए जी, हमने इतने हवाई जहाज गिरा दिए, हमने ये कर दिया वो कर दिया, पाकिस्तान अपनी जीत को जाहिर कर रहा है। एक नैरेटिव वॉर उसने लड़ने की कोशिश कर रहा है, और मैं ये कुछ कहूंगा जरूर कि कुछ हद तक वो नैरेटिव वॉर को जीत भी रहे हैं, तो लोग मान भी रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जीत गया, लेकिन असलियत वो नहीं है खुशबू। असलियत यही है कि पाकिस्तान को इतनी बुरी मार पड़ी है ऑप सिंदूर में कि उसका हवाला वो अगले 10-15 क्या 20 साल तक भी मेकअप नहीं कर पाएंगे जो उनके लॉसेस हुए हैं। तो अब जब ये मोबिलाइजेशन हुआ है, आप याद करेंगे कि ऑप पराक्रम जब 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 भारत के हमारे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद टोटल इंडियन आर्मी हैड मोबिलाइज्ड, टोटल इंडियन फोर्सेस हैड मोबिलाइज्ड टू गिव पाकिस्तान ए ब्लडी नोज। लेकिन कोई वजह होंगी, पॉलिटिकल बोलिए, इंटरनेशनल बोलिए, या जो भी रीजंस होंगी, आई कैन नॉट शेयर दैट ऑन टीवी, बट वो लड़ाई नहीं लगी, and the forces had to come back to their peace stations after several months, but that was a state of readiness. So पाकिस्तान वो भूला नहीं है। उस समय मुशर्रफ ने बोल दिया था कि डरे हुए थे कि ये फरवरी के महीने में घुस जाएंगे पाकिस्तान के अंदर में, हमलावर हो जाएंगे। वही डर पाकिस्तान को आज सता रहा है कि भाई ये वेस्टर्न बॉर्डर पे क्यों आ गए, अभी तो हमको मार के हटे थे सिंदूर में, अब ये फिर आ गए। हमारा ऐसा कोई ऑफेंसिव डिजाइन नहीं है, जैसे कि देवनाथ जी ने भी बताया, और मैं फिर उसको स्ट्रेस कर रहा हूं खुशबू, कि ये हमारा अभ्यास है। अभ्यास के लिए कोई हमको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट या सैंक्शन की आवश्यकता नहीं है। हम अपना कोऑर्डिनेशन
हमारे नए हथियार बने हैं, नई डॉक्ट्रिन बनी है, नए तरीके लड़ाई के हैं। सिंदूर में हम कुछ लेसन सीखे हैं। हमको देखना है कि आगे से अगर हमारे ऊपर ऐसा हुआ तो हम किस तरीके से, जो हमने कमियां नोटिस करी हैं सिंदूर में, हम किस तरीके से उन कमियों को ओवरकम करेंगे, ताकि कि हम अगली अगर लड़ाई हो, भगवान ना करे कभी लड़ाई हो, ओनली ए फूल्स वांट वॉर, गुड सोल्जर्स नेवर वांट वॉर। क्योंकि हमें पता है कि लड़ाई में कितना नुकसान, कितनी तबाही, कितनी त्राय त्राय होती है। इकोनॉमी अफेक्ट हो जाती है, लोग अफेक्ट हो जाते हैं, पीपल इफेक्ट हो जाते हैं, देश का पूरा बरहाल हो जाता है लड़ाई में। सिंदूर में आपने देखा ये 4 या 5 दिन के अंदर ही मतलब कितना माहौल जो है वो गरम गरम हो गया था। हम नहीं चाहते, हम वी आर अ पीस लविंग कंट्री, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई आंख उठाएगा और अगर फिर कोई पहलगाम करेगा, या जैसे कि मुल्ला मुनीर चले जा रहे हैं बोलते हुए, ओ भारत के अंदर में हमारी शाहीन 1, हमारी शाहीन 2, हमारी ये मिसाइल वो मिसाइल, कोना कोना बेंगलोर तक मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ही इज ओनली वॉर मॉन्गरिंग। तो व्हाई इज ही वॉर मॉन्गरिंग? अगर इफ ही डजंट वांट वॉर, व्हाई इज ही वॉर मॉन्गरिंग? बिल्कुल, हम तो अपना अभ्यास कर रहे हैं, चुपचाप तुम देखते रहो। तुमको अभ्यास करना है तो तुम भी करो, हम मना थोड़ी करते हैं। बिल्कुल, और शायद ये बात जो आप कह रहे हैं ना सर, यही वजह है कि भारत इस तरह की तैयारी कर रहा है और इसीलिए अब पाकिस्तान जो है वो परेशान है और उसकी परेशानी नजर आती है उसके एक्शन में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।